मेरा इस दुनिया में मेरे दादाजी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन जब बैंक ने हमारा घर कब्जे में लिया तो दादाजी इस सदमे को सह नहीं पाए और चल बसे। दादाजी के जाने के बाद मेरा अपना कोई नहीं था और सर छुपाने के लिए बस बरसों से बंद पड़ा वो पुराना घर ही था। दादाजी ने मुझे उस पुराने घर के रहस्य के बारे में कभी नहीं बताया था। वो बस इतना कहते थे कि भूल कर भी उस घर में मत जाना। और कमाल की बात तो ये है कि उस पुराने घर को दादाजी ने कभी बेचना भी नहीं चाहा। खैर, मेरा नाम अमित है। घर जब्त हो जाने और दादाजी के देहांत के बाद मुझे रहने के लिए कोई तो जगह चाहिए ही थी। तो मेरे दिमाग और किस्मत में सिर्फ वो पुराना घर ही था। हाथ में चाबी लिए मैं मेरे उस पुराने से घर के बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा था। मैंने बरसों से बंद पड़ा वो दरवाज़ा उस दिन खोल दिया। अंदर घुसा तो उस दिन पता लगा कि असल में बंद घर कैसा होता है। धूल मिट्टी की एक मोटी परत पूरे घर पर जमी हुई थी। जगह जगह चूहे बिल्लियों के पैरों के निशान छपे हुए थे। अकेले ये सब साफ करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने 2 मज़दूरों को बुलवाकर घर की सफाई करवाई और इन सब में दिन जैसे एक पल में निकल गया। पता ही नहीं लगा कि रात के करीबन 10-11 बजे के आसपास सारे काम ख़त्म करने के बाद बेडरूम में जाकर बेड पर बैठा। दीवारों में सिलन की बदबू इतनी सफाई करने के बाद भी आ रही थी। बेडरूम की हर दीवार को गौर से देखते हुए मेरी नज़र कोने में पड़ी। एक ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जो उल्टा करके खड़ा किया गया था। शायद मज़दूरों ने सफाई के दौरान ऐसा किया होगा। ऐसा सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर मिरर तक गया और खिसकाकर मैंने उसे सीधा किया। मिरर में छोटी छोटी पर्चियाँ चिपकी हुई थी और हर पर्ची पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। लेकिन पर्चियों पर सफाई के बावजूद भी लगी धूल की वजह से पर्चियों पर लिखा क्या था ये मैं पढ़ नहीं पा रहा था। इसीलिए एक पर्ची को उतार कर मैंने रुमाल से थोड़ा साफ किया और पढ़ा कि 11:20 पर बर्तन साफ करने हैं। और शायद मेरी ये पर्ची पढ़ने की ही देरी थी कि तभी बेडरूम के बगल से कुछ बर्तनों के हिलने डुलने की आवाज़ें आने लगी। वक्त देखा तो घड़ी में 11:20 हो चुके थे। जैसा पर्ची में लिखा था ठीक वैसा ही। मेरे मन में पहला सवाल यही आया कि क्या ये इत्तेफाक हो सकता है, और हाँ तो किचन में कौन इस वक्त बर्तन साफ कर रहा है। यही देखने के लिए मैं बेडरूम से निकलकर किचन तक गया। बंद दरवाजे के पीछे से लगातार बर्तनों के हिलने डुलने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने धीमे धीमे दबे कदमों से आगे बढ़कर धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर जो देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि दरवाज़ा खुलते ही बर्तनों की वो आवाज़ एकदम से शांत तो हुई ही, बल्कि इसके अलावा मैंने देखा कि पूरे किचन में कोई बर्तन था ही नहीं। मैं भूत प्रेतों में बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन उस दिन जब मैंने किचन में जो देखा वो देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उस दिन मैंने किचन की खिड़की से बाहर थोड़ी सी दूर एक औरत को खड़े देखा, जिसके मैले कुचले से बाल थे और मेरी तरफ देखकर वो अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान लाए हुए थी। उसकी वो अजीब सी मुस्कान मुझे डरावनी भी लग रही थी, लेकिन घर के अंदर ऐसे किसी अनजान औरत का होना पूछना तो बनता था कि वो कौन है। इसीलिए मैं किचन से निकलकर सीधा घर से निकला और घर से निकलकर पीछे की तरफ गया और पाया कि कुछ देर पहले जहाँ एक औरत खड़ी थी, अब उस पूरे गार्डन में कोई नहीं था। मैंने हर जगह काफ़ी अच्छे से देखा, लेकिन मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आया। शायद वो औरत पागल थी। यही सोचकर मैं वापस घर के अंदर आया और बेडरूम में जाकर ड्रेसिंग मिरर पर चिपकी सारी पर्चियाँ पढ़ी, जिससे साफ होता था कि ये पर्चियाँ लिखने वाला इंसान
भूलने की बीमारी से ग्रस्त था। खैर, अपने थके दिमाग को आराम देने के लिए मैं सब कुछ भुलाकर बिस्तर पर लेटा और लेटते ही न जाने कब मेरी आंख लगी, मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे सोए हुए पता नहीं कितना वक्त बीता था, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी नींद टूटी एक सिसकने की आवाज़ से। मैं आंख मसलता हुआ अपने बिस्तर पर उठकर बैठा। आवाज़ मेरे बेडरूम के अंदर से ही आ रही थी। पूरे घर में अकेले होने के बावजूद मेरे आसपास से आती उस सिसकने की आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने ध्यान से उस आवाज़ को सुना तो मेरे डर में और भी इजाफा हो गया, क्योंकि वो आवाज़ मेरे बिस्तर के नीचे से आ रही थी। बिना ज़मीन पर पैर रखे मैंने झुककर पलंग के नीचे झांका तो पलंग के नीचे सिसकने की आवाज़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मैं था। अपने आप को बिस्तर के नीचे सिसकता देख ऐसा लग रहा था मानो मेरे बदन से किसी ने कभी न पिघलने वाली बर्फ़ की सिल्ली बांध दी थी। फिर भी अपने शरीर को झटक कर मैं वापस पूरा पलंग पर आया और पलंग पर आते ही पीछे में किसी से टकराया। पलट कर देखा तो बिस्तर पर भी मैं खुद को ठीक वैसे ही लेटा देख पा रहा था जैसे बिस्तर के नीचे देख रहा था। इस बार हिम्मत करके बिस्तर पर लेटे अपने आप से मैंने पूछा, कौन हो तुम? तो एक अजीब सी आवाज़ में उसने मेरा जवाब दिया, हे सोने देना। उसकी ये भयानक आवाज़ सुनकर मैं चीखता हुआ नींद से जागा और आसपास देखने के बाद कुछ एक पलों में मुझे समझ आया कि मैं सपना देख रहा था। वो रात मैंने जैसे तैसे निकाली और सुबह होते ही सोनाली को अपने पास पुराने घर पर बुलाया और दोपहर तक सोनाली वहाँ आ भी गई। सोनाली मेरी अच्छी दोस्त थी। उसे मैंने बीती रात बताई तो उसने हर हादसे को सिर्फ साफ सीधा मेरे वहम से जोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैंने सोनाली को उस रात मेरे पास रुकने के लिए राज़ी कर लिया। रात के 11 बज चुके थे। मैं इसी इंतज़ार में था कि कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी अजीब नहीं हुआ जिससे मैं सोनाली को यकीन दिला सकूं। खैर, मेरी आंखों में नींद थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटते के साथ ही मैं सो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी बंद आँखों के सामने कोई रोशनी एक बार बंद हो रही थी और एक बार चालू, और इसी वजह से मेरी नींद टूटी और मेरी आँख खुली। और खुलते ही मैंने देखा कि सोनाली मेरी बगल में करवट लिए लेटी है और दूसरे ही पल कमरे की लाइट ऑफ हुई और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई और 2 सेकंड के अंदर लाइट्स फिर से ऑन हुई। सोनाली अब बिस्तर पर नहीं बल्कि दरवाजे की कुंडी पकड़ दरवाजे पर खड़ी थी। 2 पल के उस समय में सोनाली के लिए बिस्तर से उठकर दरवाजे तक जाना मुमकिन नहीं था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि लाइट्स एक बार फिर से ऑफ हुई और इस बार गुनगुनाने की आवाज़ हुई। लाइट्स ऑन हुई। सोनाली ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर आधी रात को अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैं सोनाली को पुकारने ही वाला था कि तभी लाइट्स एक बार फिर ऑफ हो गई। इस बार कोई आवाज़ नहीं हुई और 2 ही पलों के बाद लाइट्स अपने आप फिर से ऑन हो गई। इस बार पूरे कमरे में कोई नहीं था, सोनाली भी नहीं। मैंने तुरंत सोनाली को फ़ोन लगाया और उससे पूछा कि वो कहाँ चली गई, तो उसने जो मुझसे कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सोनाली ने मुझे बताया कि वो तो अपने घर पर ही है और मेरे घर आज वो आई ही नहीं, तो पूरे दिन से मैं किसके साथ था। मैं आधी रात अपने उस रहस्यमय घर में पलंग पर बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कल रात जिस सिसकने की आवाज़ से मेरी नींद टूटी थी, वही आवाज़ मुझे एक बार फिर सुनाई देने लगी। इधर उधर देखा तो ड्रेसिंग मिरर के बाजू में दुबक कर बैठी एक औरत मुझे नज़र आई। मेरे देखते ही उसका सिसकना बंद हुआ
और उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाना शुरू किया। उसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था, मानो उसके शरीर में खून का एक भी कतरा न हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे, चेहरे पर खरोंचों के निशान थे, लेकिन उसके डरावने चेहरे पर एक मायूसी और उदासी भी छलक रही थी। वो औरत अपनी जगह से खड़ी होकर दौड़ती हुई आकर बिल्कुल मेरे सामने बैठ गई। मैं न तो कुछ कर पा रहा था और न ही कुछ बोल पा रहा था। फिर भी हिम्मत करके मैंने उससे एक सवाल पूछा, कौन हो तुम?" उसने चुप रहने का इशारा करते हुए मुझसे कहा, "मैं नंदिनी हूँ।" दरअसल मेरे पिता की शादी मेरी माँ से होने से पहले वो इसी घर में रहते थे और तब उन्हें नंदिनी से प्यार था। लेकिन पापा ने दौलत के लालच में प्यार को भुलाकर माँ से शादी की। शादी के कुछ दिन बाद नंदिनी को इस बात का पता लगा तो वो सीधा पुराने घर आई और पापा को भी मिलने के लिए बुलाया। और तभी पापा को भी पता लगा कि नंदिनी पेट से है और उसे सदमे की वजह से एक मेंटल डिसऑर्डर भी हुआ है। पापा ने 3 महीने नंदिनी को पुराने घर में रखा, लेकिन जब माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, वो पुराने घर जाने की ज़िद करने लगी। जाने क्यों अपने मतलब के लिए पापा ने नंदिनी को गला घोट कर मार दिया, लेकिन नंदिनी के पेट में पल रहा वो बच्चा बच गया, जो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। ये सारी बातें मुझे नंदिनी ने ही बताई। उसने बताया कि उसके मरने के बाद उसे मोक्ष नहीं मिला और उसने पापा को पागल करके पागल खाने भिजवा दिया, जहां उन्होंने 7वें माले से कूदकर अपनी जान दे दी। चूँकि जिसे मैं माँ समझता था वो मेरी माँ नहीं थी, इसीलिए वो मुझे और दादाजी को छोड़कर चली गई। दादाजी ने मुझे हमेशा यही बताया था कि मेरे माँ बाप एक सड़क दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। खैर, आज मैं मेरी आप बीती लिख रहा हूँ और मुझे याद रहे इसीलिए मिरर पर एक चिट चिपका रहा हूँ, जिस पर लिखा है, आगे की कहानी अभी बाकी है।